नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था गणित का फर्स्ट चैप्टर, 10th क्लास गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। आज मैं आपको उन्हीं से रिलेटेड आज का कुछ टॉपिक है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इसी लेक्चर में मैं कुछ 2-3 जो उदाहरण है एनसीईआरटी का और इसकी जो प्रश्नावली है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, तो एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे। विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम तो लिखेंगे एल्गोरिथम में एल्गोरिथम एल्गोरिथम का डिफिनीशन देखिए, आप लोग जैसे पढ़े हुए हैं और नहीं पढ़े हुए हैं तो भी पढ़ लीजिए। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित एल्गोरिथम सुपरिभाषित एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए
प्रदान करती है। एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल में कोई धनात्मक पूर्णांक c बड़ा है d से, तो हम क्या करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक c बड़ा है d से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, d में जो संख्या बड़ी है तो d यहाँ बड़ी है, तो d में हम क्या करें, नहीं सॉरी c बड़ी है, तो c में हम d से भाग लगाते हैं और मान लेते हैं कि q मर्तबे भाग लगती है और यहाँ शेषफल r बच जाती है। यदि इस प्रक्रिया को देखने पर हमें यदि r का मान शेषफल यदि 0 ना आवे, 0 के बराबर ना आवे, तो हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यह हम एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए r को बाहर कर देंगे और जो d भाजक है उसमें फिर हम इसकी r से हम भाग करेंगे। मान लेते हैं r से भाग लगाएं तो q1 मर्तबे भाग लगा और इसकी शेषफल r1 बचा। यदि इस बार भी यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, फिर बाहर करेंगे और r जो है उसको भीतर करेंगे। फिर मान लेते हैं r से भाग लगाए और q2 मर्तबे भाग लग के हमारा जो शेषफल है वह 0 के बराबर आ जाता है। जिस स्टेज पर, जिस स्थिति में हमारा शेषफल 0 आता है, वही जो भाजक है वही हमारा वांछित HCF कहलाता है। ठीक है, तो यह जो विधि है यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो पूर्ण परिभाषा है, इसकी पूर्ण परिभाषा हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों किसी और d में हमारा c बड़ा है d से, HCF का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण है। ठीक है, जैसे चरण यानी स्टेप 1 देखेंगे, C और D के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर
सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर विच इज लेस देन 0 is less than or equal to r is less than d, यानी कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि r यानी शेषफल या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और शेषफल से बड़ा हमारा भाजक होता है, जो कि भाजक क्या है यहाँ d है, ठीक है। यदि इस स्थिति में यहाँ शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो फिर इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाते चलेंगे। तो इसका सेकंड चरण है, लिखेंगे स्टेप 2, चरण यानी स्टेप 2 में r बराबर, यदि r बराबर 0 तो C और D के लिए HCF है। यदि R नहीं है बराबर नहीं है तो D और R के लिए ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 लिखेंगे, चरण 3, स्टेप नंबर 3 में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय इसका उपयोग होगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन, यहाँ यूक्लिड केवल ये गया है लिखा गया है, ठीक है।
परंतु इसे सभी पूर्णांक b बराबर 0 को छोड़कर के लिए लागू किया जाता है। ठीक, अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। 1 नंबर उदाहरण से हम शुरू करेंगे, इसकी उदाहरण बताएंगे, 1-2 उदाहरण हैं, इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 है 40, 52 और 12, 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें 40, 52 और दिया हुआ है 12, 576। 40, 52 और 12, 576 में बड़ा अंक कौन है? तो जो बड़ा है उसके तरफ हम मुँह खोल देंगे। ठीक है, जो बड़ा अंक है उसमें हम भाग लगाएंगे 40, 52 से। तो बड़ा अंक है 12, 576 में भाग करेंगे 40, 52 से। ठीक है, तो हम भाग लगाएंगे 3 मरतबे। 3 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, 3 चौके 12 लगाइए। 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5 हाथ में से 1, 3 गुने 0 0, 0 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो 1, 3 चौका 12। ठीक है, अब घटाइए। ये 6 में से 6 घटा तो 0, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 5 में से 1 घटा तो 4, यह वाला कैंसिल, यह वाला कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा जो है कि शेषफल 0 नहीं है। तो हम क्या पढ़े थे इसकी चरण में कि हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि इसकी शेष 0 के बराबर ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसे आगे बढ़ाते चलेंगे और 40, 52 को अंदर करेंगे। 420 से हम 40, 52 में भाग लगाएंगे 9 मरतबे। 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ में से 1, 9 चौके 36, 1 हाथ से जोड़ेंगे तो 37। 2 में से 0 घटेगा तो 2, ए में से हासिल लेंगे 10, 10 में से हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यह हमारा 9 हुआ। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 4 था हासिल चला गया तो 3, 3 में से 3 घटा तो कैंसिल। यहाँ भी देखिए शेषफल 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और 40, 20 को अंदर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे 12,576 में कितना से भाग लगा रहे हैं 4,052 से। कितना मरतबे 3 मरतबे। यहाँ शेषफल कितना है 420। यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे r = नॉट 0। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या करेंगे 40, 52 बराबर 40, 52 में कितना से भाग लगा रहे हैं 420 से। कै मरतबे
9 मरतबे। यहाँ सेसफल में कितना आ रहा है 272। यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है तो लिखेंगे r = नॉट 0। ठीक, और फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर हम यहाँ 1 मरतबे लगाएंगे 272। हासिल लीजिए तो 10 में से 2 घटा तो 8, हासिल लेंगे 11, 7 4 11, यह हो गया 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 40 20। 40 20 में कितना से भाग लगा रहे हैं 272 से। कितना मरतबे लगा रहे हैं 1 मरतबे। सेसफल क्या है यहाँ 0 के बराबर नहीं है, कितना है तो 148। यहाँ लिखेंगे r = नॉट 0। यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है। फिर हम इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाएंगे, फिर 272 को अंदर लाएंगे और फिर 148 से भाग करेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे 1 मरतबे लगाएंगे 8 4 1, हासिल लीजिए 12, 8 4 12, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 272 बराबर 272 में कितना से भाग लगा रहे हैं 148 से। 148 से कै मरतबे लगा रहे हैं 1 मरतबे। सेसफल क्या है यहाँ 124। यहाँ सेसफल 0 नहीं है तो लिखेंगे r = नॉट 0। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाएंगे तो 148 यहाँ आ जाएगा और फिर 148 में भाग लगाएंगे 124 से। कै मरतबे लगेगा हमारा, तो फिर हम 1 मरतबे लगाएंगे 1 2 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, कैंसिल। यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है तो लिखेंगे 148। 148 में कितना से भाग लगाना है बच्चों 124 से। कितना मरतबे 1 मरतबे। सेसफल क्या है 24 है, यानी यहाँ भी हमारा जो सेसफल है 0 के बराबर नहीं है। फिर हम इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाएंगे, 124 को अंदर लाएंगे, कै मरतबे लगाएंगे तो 24 × 5 = 120, 5 मरतबे लगाते हैं 0, 24 × 5 = 120, 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। यहाँ भी 0 नहीं है सेसफल तो क्या करेंगे, हमें 124 में कितना मरतबे भाग लगा रहे हैं तो 124 में कितना से भाग लगा रहे हैं 24 से। कै मरतबे 5 मरतबे। और सेसफल कितना आया 4, यानी यहाँ भी हमें मान जो है 0 नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम इस प्रक्रिया को आगे तक दोहराएंगे, यानी जब तक सेसफल ना आ जाए। फिर हम क्या करेंगे 24 को अंदर करेंगे और 4 के पहाड़ा 6 मरतबे, 4 × 6 = 24। यहाँ हमारा मान क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लिखेंगे कि 24 में हम कितना से भाग लगा रहे हैं 4 से। कै मरतबे 6 मरतबे। यहाँ सेसफल हमारा क्या है 0 है तो लिखेंगे r = 0 के बराबर। हम क्या बताए थे आपको थ्योरी में, थ्योरम में यह बताए थे कि इस प्रक्रिया को हमें तब तक दोहराते रहना है जब तक कि सेसफल 0 के बराबर ना आ जाए। इस स्थिति में देखिए जब सेसफल 0 है तो इस स्थिति में जो भाजक है यही हमारा क्या कहलाता है 40 52 12 576 का HCF कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए HCF ऑफ 40 12 और 12,576 का HCF कितना है हमें यही 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं और हम आपको इसका दूसरा जो उदाहरण है उसको बताएंगे। चलिए देखिए 2 नंबर उदाहरण है। इसकी 2 नंबर उदाहरण है कि उदाहरण कहता है कि दर्शाइए कि दी गई प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल में, माना कि
माना कि ए, मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है। मान लिए कि ए क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो सम पूर्णांक है तो क्या कहेंगे, लिखेंगे तथा b बराबर मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि क्या माने हैं कि a एक धनात्मक सम पूर्णांक है। a क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है और इस सम में हमें b बराबर 2 से भाग लगानी है। 2 से भाग लगाएंगे तो मान लीजिए q मर्तबे भाग लगा और यहाँ शेषफल r बचा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, क्या होता है, a बराबर 2q प्लस r। ठीक है, a बराबर 2q प्लस r। ठीक है, जहाँ r का जो मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, एक बार तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा ही होना चाहिए, भाजक से छोटा, तो एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, 2 तो हो नहीं सकता है। तो r का हम मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 और 1 लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा वही a बराबर BQ प्लस a बराबर 2Q प्लस r जहाँ r का मान 0 और 1 होगा। अब चलिए हम बारी बारी से यहाँ इसमें r का मान एक बार 0 रखेंगे, फिर वैल्यू देखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे और फिर देखेंगे। तो लिखेंगे हम कि यदि r बराबर 0 रखे तो देखिए यहाँ से a बराबर 2q प्लस r का मान क्या रख दिए, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q के ही बराबर होगा। तो हमें जो यहाँ वैल्यू आया, एक क्या आया, 2q आया। अब यदि हम r बराबर 1 रखें तो क्या हो सकता है, यही फार्मूला में a बराबर 2q प्लस r के जगह पर क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं। तो हमें वैल्यू क्या हुआ, a बराबर 2q प्लस 1। हमें तो यही दर्शाना था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसीलिए a के सभी संभव मान, a के सभी संभव मान क्या आया, एक तो हमें आया a बराबर 2q, दूसरा आया a बराबर 2q प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नीचा यदि a बराबर 2q है तो यह एक
सम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक गुणनखंड है। जैसे क्या दिया है हमें, 2q, तो देखिए यहाँ 2 के साथ q के साथ क्या है गुना में 2, और 2 क्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या है, सम है, सम संख्या है। साथ ही लिखेंगे, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक सम हो सकता है, या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यही 2q + 1 के रूप का हम दूसरा उदाहरण भी बना लिए। अब इसकी थर्ड उदाहरण हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप लिखते चलिए, यह हमारा सिद्ध हुआ। देखिए हमें यहाँ उदाहरण नंबर 3 बनाना है। उदाहरण 3 कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 का रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक में हम मानेंगे, कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर मान लेते हैं 4। अब क्या करेंगे, हम a में हम 4 से भाग लगाएंगे, मान लेते हैं q मर्तबे भाग लगती है और यहाँ शेषफल हमें r प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ हम कहेंगे ना कि a बराबर 4 × q, 4q और प्लस शेषफल r, ठीक, a बराबर 4q + r, जहाँ इसकी जो r का जो वैल्यू यानी शेषफल की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। तो क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है, ठीक है, या 0 के बराबर होता है। तो r बराबर 1। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या दिया है हमें, a बराबर BQ नहीं, a बराबर क्या दिया, 4q + r,
ठीक, जहाँ r का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, एक तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, r का मान एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, चलिए हम रख के देखते हैं। लिखेंगे यदि r बराबर 0 रखे तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस r के वैल्यू एक बार क्या ले रहे हैं 0। अब यहाँ से देखिए a बराबर है 4q में हम 0 जोड़ेंगे तो वही 4q ही होगा, तो हमें एक क्या आया, a बराबर 4q आया। यदि हम r का मान 1 रखें तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस r बराबर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो हमें मान क्या आया, यही आया कि a बराबर 4q प्लस 1। यदि हम r बराबर क्या रखें, हम एक बार 0 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखेंगे, 2 रखे तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस क्या दिया r बराबर क्या रखेंगे हम 2, तो हमें यह मान ज्ञात हुआ a बराबर 4q प्लस 2। अब हमें लास्ट अंक रखेंगे, यदि r बराबर क्या रखे 3 रखे तो क्या होगा, a बराबर यही 4q प्लस r की जगह पर क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं 3, तो हमें मान आया 4q प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए a के सभी संभव मान लिखेंगे, इसीलिए a के सभी संभव मान क्या क्या हो सकती है, तो एक तो हुआ हमारा 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। यही ना है एक के सभी संभव मान। हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दिखाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए हमें धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया, क्या आया, एक तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही दो को दिखाना है। लेकिन यहाँ आप देखिए क्या आया, एक तो 4q दूसरा 4q प्लस 2। यह दो देखने से क्या पता चलता है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4q या 4q प्लस 2 एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसके साथ इनके गुणनखंड, इनके साथ 4 या 4 और 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है और 2 भी है, तो क्या करेंगे, इसके साथ यह 4 क्या है, गुणनखंड के साथ सम संख्या है गुणनखंड में, इसीलिए यह क्या है, सम संख्या है, विषम पूर्णांक नहीं। तो यह दो जो होगा 4q प्लस सीधे 4q और 4q प्लस 2 हमारा
धनात्मक सम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक नहीं। लेकिन हमें बात हो रही है विषम की, तो क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं यहाँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या, यही 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और हम चलेंगे 4 नंबर उदाहरण की ओर। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए हम लोग 4 नंबर उदाहरण पढ़ेंगे इस चैप्टर का। कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, लिखेंगे क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है ताकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम हो। तथा प्रत्येक ढेरी बड़ी से बड़ी बने। ठीक है, और ढेरियों की संख्या कम से कम बने। ठीक है, और स्थान कम से कम घेरे। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF ऑफ कितना 420 और 130 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे हम, यही 420 में 130 से भाग करेंगे
3 मरतबे भाग लगाते हैं। 0 3 39, 0 9 3 12, कैंसिल, 30 बाहर, शेषफल 0 नहीं है। फिर 130 को अंदर लाएंगे। अब यहाँ 4 से लगाइए, 4 3 12 120, यहाँ शेषफल 0 में से 0 घटा 0, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1 से कैंसिल, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, 10 बाहर होगा। फिर 30 को भीतर लाएंगे, 10 तिहाई 30, यानी इस स्थिति में हमारा शेषफल क्या है? 0 है। इस स्थिति में हमारा शेषफल 0 प्राप्त होती है, इसीलिए 130 और 40 का जो हमें HCF है वह कितना होगा? 10 होगा। जिस स्थिति में, जिस स्टेज पर 0 प्राप्त होती है हमें, उसका वही भाजक हमारा वांछित HCF कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ यही वाला कि 420 में कितना से भाग दिए हैं? 130 से। कै मरतबे? 3 मरतबे। शेषफल कितना है? 30। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो R = नॉट 0। फिर हमें आया है 130 में कितना से भाग दिए हैं? 30 से। कै मरतबे? 4 मरतबे। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 10। लिखेंगे R = नॉट 0। फिर हमें कितना है? 30 में कितना से भाग दिए हैं? 10 से। कै मरतबे? 3 मरतबे। शेषफल हमारा कितना आया है? 0। यहाँ शेषफल 0 है तो लिखेंगे R = 0। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे कि HCF ऑफ, लिखिए, इसीलिए HCF ऑफ कितना का? 420 और 130 का कितना है हमें? यही 10। नीचे लिख देंगे अतः प्रत्येक ढेरी में, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या बराबर कितना होगी? 10 होगी। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा और इसकी प्रश्नावली जो है, इसकी प्रश्नावली 1.1 का सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।